हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम सर ऑफिशियल। जैसा कि आप जान रहे हैं, अपवाह तंत्र की क्लास चल रही है और अपवाह तंत्र में हमने आपको बताया कि अपवाह तंत्र का प्रतिरूप कैसा होता है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात की हमने और हमने बताया आपको कि भारत में भौगोलिक रूप से अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने आपको बताया कि उत्तर भारत की नदियां या हिमालय की नदियां व पेनिसुलर इंडिया या प्रायद्वीप भारत की नदियों के विषय में बताया हमने आपको। आज हम बात करेंगे इसी में आगे कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं या हिमालय की नदियां हैं, हमने उनको डिवाइड किया था तीन भागों में। ये आप जानते हैं, इनको हमने डिवाइड किया था तीन भागों में, जिसमें से हमने बात की थी सिंधु तंत्र की, ब्रह्मपुत्र तंत्र या गंगा तंत्र की, ब्रह्मपुत्र तंत्र व गंगा तंत्र। तो हमने बताया था आपको कि तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम को। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें आपके लिए लेके आए हैं सिंधु तंत्र के विषय में। क्या पढ़ेंगे आज हम? सिंधु तंत्र के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे इससे किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस क्लास के माध्यम से सिंधु तंत्र से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो वह क्लास से बाहर न जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम सिंधु तंत्र के विषय में, जानते हैं ये क्या है। मुख्य रूप से बात करें भारत में तो सिंधु तंत्र की बात करें, और सिंधु तंत्र में अगर मुख्य रूप से भारत में बात करें तो इसकी भारत में 5 सहायक नदियां। कितनी? भारत में मुख्य 5 सहायक नदियां, जिनसे अक्सर आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, जिनसे मिलकर क्या बनता है? पंचनद बनता है। जिनसे मिलकर आपका पंचनद बनता है और इससे अक्सर प्रश्न आपकी परीक्षा में देखे जाते हैं। पंचनद वो कौन कौन सी नदियां हैं? तो हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर हैं सिंधु तंत्र में। सबसे पहले हम अगर बात करें सिंधु की ही बात कर सकते हैं, चूंकि सिंधु से मिलकर ही हमारा बनता है पंचनद। तो अब बात करें यहाँ पे सिंधु के बाद आएगा झेलम नदी, झेलम के बाद चेनाब, रावी, व्यास व सतलज। आपने क्या देखा यहाँ पे? जो सिंधु तंत्र है इसमें हम पढ़ेंगे इन मुख्य नदियों को, जिसमें सिंधु नदी जो मुख्य नदी है व उसके साथ में उसकी संलग्न नदियां, उसकी सहायक नदियों में आएंगे। तो उस तंत्र में झेलम पढ़ेंगे, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज के विषय में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, चाहे वे पाकिस्तान में आकर मिलती हों या भारत में ही आकर मिलती हों। हम उनके विषय में भी जानेंगे, क्योंकि उनसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सिंधु के विषय में कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और फिर जानेंगे इसकी सहायक नदियों के विषय में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग मैप में एक बार नजर डालते हैं। मैप में देखेंगे आप, ये आपका कैलाश मानसरोवर है। ये तिब्बत में स्थित है कैलाश मानसरोवर। यहीं पर कैलाश पर्वत श्रृंखला है। मैंने जब आपको पर्वत की सीरीज पढ़ाई थी हिमालय से संबंधित, तो बताया था कि जो हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर का जो पार्ट है, इसी में से एक पार्ट निकल कर आगे जाता है और कैलाश श्रेणी का निर्माण होता है। मैंने इसके विषय में बताया था आपको। तो यहीं पर है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर में क्या है? इसके पास में ही 3 छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, या कहें छोटे क्या, काफी बड़े ग्लेशियर कह सकते हो उनको हैं, क्योंकि वहां से 3 मुख्य नदियां निकलती हैं जो भारत को काफी लाभान्वित भी करती हैं। जिसमें से एक बात करें हम सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो है आपकी, दूसरा आपका है सतलज नदी, और तीसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में भारत में एंट्री करती है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 नदियां आपको उद्गमित होते दिखती हैं। कौन कौन सी? एक तो सिंधु नदी, दूसरी सतलज नदी, और तीसरी आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी। अब बात करते हैं इन नदियों के विषय में। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर के पास स्थित शानोखाब ग्लेशियर, या हम कह सकते हैं तिब्बती भाषा में इसे सिंगी खम्बान कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सिंगी खम्बान। तिब्बती भाषा में इसे सिंगी खम्बान कहते हैं।
इसे शेरमुख ग्लेशियर भी कहा जाता है, शेरमुख या सिंहमुख ग्लेशियर भी कहते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। तो यहां से निकलती कौन सी आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाती है, तो ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, हम इसकी बात करें अब। तो भारत में ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे दमचोक नामक स्थान पे। कहाँ पे, तो हम लिख देते हैं आपको कि भारत में ये दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य, तो अब आपको ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया है, उसे बांट दिया गया है दो भागों में, दो केंद्र शासित प्रदेशों में। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, और क्या हुआ है, इसे संघ शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया है। तो दो संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ये देखिए मैंने मैप से आपको रेड से आपको इंडिकेट भी कर दिया है। इस रेड लाइन के ऊपर वाला क्षेत्र आपका लद्दाख है। कौन सा क्षेत्र है ये, ऊपर का लद्दाख है, और नीचे का ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो अब प्रश्न आपका बनता है कि जो सिंधु नदी है भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो लद्दाख से प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर न के क्या बोलेंगे आप, लद्दाख से प्रवेश करती है। तो लद्दाख में प्रवेश करती है कहां से, दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है। ये लद्दाख में बहते हुए जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि अब भारत के किस जिले से, तो भारत का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लद्दाख। जो लेह आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो लेह डिस्ट्रिक्ट से ये जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, जो लेह आपका है, लेह जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका लेह है। मैप में आप देखते जाइए तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये सिंधु नदी बह रही है और ये लेह आपका है। तो लेह सिंधु नदी के किस तट पर है, तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप दिख रहा होगा कि नदी इस तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये दाहिना तट होगा। तो लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, एआरओ में भी क्वेश्चन आ चुका है, और भी कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इसके विषय में अच्छे से। अब हम बात करें लेह से होते हुए आगे जो पीओके क्षेत्र आपका है गिलगिट वाला, यहां से होते हुए निकलती है और कहा जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है, तो ये दर्दिस्तान नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान में ये दर्दिस्तान नामक प्लेस से एंट्री करती है। भारत में प्रवेश कहां से किया इसने, दमचोक से, और पाकिस्तान में कहां से गई, तो दर्दिस्तान नामक स्थान से गई। अब बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है, तो लगभग 2880 किलोमीटर के आसपास है। जबकि अगर इसका मुहाना क्षेत्र को मिला दें तो 2100 किलोमीटर के आसपास इसका मुहाना से लेकर लंबाई देखी जाती है। परंतु हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है इसकी लंबाई तो ये 2880 किलोमीटर के आसपास है। जबकि अगर बात करें भारत में कितनी लंबाई इसकी है, तो भारत में इसकी लंबाई लगभग 1114 किलोमीटर है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि भारत में ये लगभग 1114 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करती है। इतना तो आपने जाना। ये पाकिस्तान में प्रवेश किया, उसके बाद कहाँ गई, तो ये कराची के पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, कराची साइड में है। यहां से भी प्रश्न आपका बन चुका है। तो कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। कौन सागर आपका है, अरब सागर है या अरबियन ओशियन है। तो कराची के पूर्व में अरब सागर में ये गिर जाती है। इतनी बातें आपने यहाँ पे सिंधु में देखी। अब हम बात करें पहले इसकी सहायक नदियों के विषय में, थोड़ा बात जानकारी लेते हैं। तो ध्यान देते हैं सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं। इतनी बातें यहाँ पे सीखी। अब सहायक नदियों में मैंने आपको बताया था पंचनद के विषय में। पंचनद में मुख्य 5 नदियां तो आपने देखा, परंतु इसके बाद कुछ और नदियां हैं जो पाकिस्तान से निकलती हैं। कहां से, सुलेमान पहाड़ियों से। पाकिस्तान में कहां से, सुलेमान की पहाड़ियां, ध्यान दीजिएगा, सुलेमान पहाड़ियों से निकलती हैं। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है कि सुलेमान पहाड़ियां कहाँ पे हैं, तो सुलेमान पहाड़ियां आपकी पाकिस्तान में है। ये प्रश्न भी आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। इस सुलेमान पहाड़ियों से कुछ नदियां निकलती हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं किसकी, काबुल की, कुर्रम की, गोमल की, ये सब कहां से निकलती हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसकी सहायक नदियों में हम देख रहे हैं
बात करें काबुल, काबुल आपका हो गया, कुर्रम आपका हो गया, गोमल। इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हम और बात कर सकते हैं, यहीं पे हैं श्योक नदी की। श्योक नदी कहाँ आती है? तो श्योक नदी यहाँ पे आके इसे मिलती है। ये पीओ के क्षेत्र जो आपका है यहीं पर आके मिलती है। इसका नाम क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं श्योक नदी। श्योक, यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, श्योक की सहायक नदी काफी इंपॉर्टेंट है। श्योक की सहायक नदी कौन सी है? तो श्योक की सहायक नदी नुब्रा है। नुब्रा वैली से निकलती है। आप जानते हैं यहाँ पे हैं जो सियाचिन हिमनद आपका है, सियाचिन हिमनद से ही निकलती है। वो नदी का नाम है नुब्रा नदी। हम नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ये नुब्रा रिवर किसकी सहायक नदी है? तो श्योक की सहायक नदी है। इतना आपने यहाँ पर देखा। इसी के बाद एक और सहायक नदी इसके आके मिलती है भारत में ही, उसका नाम है गिलगिट रिवर। कौन सी है? गिलगिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, है ये गिलगिट रिवर है, जो कि किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है। तो आपने देखा सिंधु के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों के विषय में एग्जाम में प्रश्न आता है, दाएं तट से और बाएं तट से भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंधु के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में श्वेक, श्योक आपकी है, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, गोमल और बहुत सारी नदियां हैं। ये मुख्य नदियां हैं जिनको आपको याद ही रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके बाएं तट से कौन कौन सहायक नदियां मिलती हैं, उनकी थोड़ी सी बात की जाए। तो इसके बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जास्कर। कौन सी है? जास्कर, जो कि जास्कर श्रेणी से ही निकलती है। जास्कर नदी यहाँ मैप में आप नजर डालिएगा एक बार। ये आप यहाँ देख सकते हैं जास्कर नदी आके मिलती है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, हैं जास्कर रिवर। जास्कर रिवर आती है, किसमें मिलती है? बाएं तट से सिंध में मिल जाती है। इसके बाद हम इसकी और सहायक नदियों की बात करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे यहाँ पे पंचनद की। किसकी बात करेंगे हम? पंचनद की। पंचनद में आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं, ये मिथान कोट में आकर सभी नदियां लगभग मिल जा रही है, एक दूसरे से मिलते हुए फिर अंतिम रूप से कहाँ मिलती हैं? तो अंतिम रूप से पाकिस्तान में मिथान कोट में मिल जाती हैं। किससे? सिंधु से। तो ये आपका प्लेस हो गया मिथान कोट, जहां पर ये सभी नदियां लगभग आके एक दूसरे से मिलने के बाद मिलती हैं सिंधु नदी से। इतना तो आपने यहाँ पे सीखा, इसके दाएं तट हो चाहे बाएं तट से नदियां। अब बात कर लेते हैं इसके विषय में थोड़ी सी और, चूंकि ये नदी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखते हैं 1960 में, ध्यान दीजिएगा, 1960 में इंडस या सिंधु समझौता हुआ था। क्या हुआ था? इंडस ट्रीटी या सिंधु समझौता हुआ था। और उसके अकॉर्डिंग जो पश्चिम की कुछ नदियां हैं, इसकी पश्चिम की जो नदियां हैं कौन कौन सी, हम बात कर सकते हैं सिंधु की। तो सिंधु नदी पहली बात, तो सिंधु नदी, उसके साथ में झेलम नदी, झेलम के बाद चेनाब नदी। ये जो नदियां हैं इनका पानी कितना? इनका 80% पानी, ध्यान दीजिएगा, इन नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। ऐसा समझौता हुआ था 1960 में। उस समय आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इतनी बातें आपने यहाँ पे सीखी कि सिंधु के विषय में। अब हम बात करें सिंधु की और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उनके विषय में जानने के प्रयास करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु की दूसरी सहायक नदी कौन सी है। तो इसकी जो अन्य सहायक नदी है उसमें से हम बात करेंगे झेलम के विषय में। किसकी बात करेंगे? क्योंकि हमें क्रम से चल रहे हैं। अगर आपसे क्रम पूछा जाए, उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, तो आप क्रम भी आसानी से बता सकते हैं। इसलिए हम क्रम से आपको डिवाइड करके स्टडी करा रहे हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? सिंधु पहले सबसे ऊपर, फिर उसके बाद क्या है कि झेलम नदी। अभी झेलम नदी निकलती कहाँ से है? प्रश्न आपके लिए है कि झेलम कहाँ से निकलती है। तो झेलम नदी
यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने मैप इसलिए ड्रा कर दिया है। और ये आपका क्या है, वेरीनाग झील है। किसके पास स्थित है, शेषनाग झील के पास स्थित है, जो कि आपको दिख रहा है लद्दाख व जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। ये पीर पंजाल श्रेणी के गिरपद में स्थित है। कहाँ पे है, तो पीर पंजाल जो हिमालय की पर्वत श्रेणी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उससे गिरपद में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, कहां से, तो शेषनाग झील के पास स्थित बेरीनाग झील से, बेरीनाग झील से, या हम बेरीनाग झरना भी कह सकते हैं, क्योंकि बेरीनाग झरना भी यहीं पे है। तो बेरीनाग झील या बेरीनाग झरने से, तो यहां से निकलती कौन सी आपकी, झेलम नदी। यहां से निकलने के बाद रास्ते में इसमें पड़ता कौन सा है, तो रास्ते में ये वूलर झील, ध्यान दीजिएगा कौन सी झील, वूलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए याद रखना कि वूलर झील कैसी है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में स्थित है इस समय। पहले आप याद करते थे जम्मू कश्मीर राज्य, आप क्या करेंगे, तो जम्मू कश्मीर जो आपका है संघ शासित प्रदेश है, इसमें स्थित है आपकी वूलर झील। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। तो वूलर झील जिसको पानी किससे मिल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो स्पष्ट रूप से झेलम नदी आ रही है और वूलर झील में मिलती है, उसके बाद फिर आगे बढ़ती है। तो वूलर झील कैसी झील का एग्जाम्पल है, तो वूलर झील एक गोखुर झील भी है। ध्यान दीजिएगा क्या है, गोखुर झील भी है। वूलर झील एक गोखुर झील भी है। हम जब झील पढ़ाएंगे तो इसके विषय में विस्तार से बता देंगे, इसके और क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए हम यहीं पर और चीजें देख लेते पहले हैं। तो ये तो आपने देखा। इसके बाद हम बात करें कि झेलम नदी जो है, झेलम नदी के ऊपर क्या है, या झेलम नदी के तट पर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, श्रीनगर स्थित है। कौन स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। और श्रीनगर के विषय में आपको अच्छे से याद होगा, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, जो अभी तक आप देखते थे राज्य था, तो इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक तो जम्मू, दूसरी श्रीनगर। श्रीनगर कैसी राजधानी थी, तो श्रीनगर आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जबकि जम्मू शीतकालीन राजधानी थी। तो श्रीनगर किस पर है आपका, श्रीनगर आपका आपने जाना किस पे है, झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। झेलम नदी को हम कहते क्या है, क्वेश्चन आता है कि झेलम नदी का प्राचीन का नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। तो चलिए कोई लोग बताइए, कोई नहीं मैं ही बताता हूँ। तो झेलम नदी को क्या कहते हैं, वितस्ता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वितस्ता रिवर। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता रिवर है। और आप जानते हैं सिकंदर और पुरु के बीच में यहीं पर युद्ध हुआ था। सिकंदर और पुरु के बीच में यहीं पर युद्ध हुआ था। सिकंदर की बात आप याद रखेंगे, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व की जैसे आप जाएंगे या बीसी की जाएंगे, वैसे आपको सिकंदर का नाम याद आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइटिंग हुई थी या युद्ध हुआ था सिकंदर और पुरु के बीच में, जो पोरस राजा थे। चलिए हम और बात कर लेते हैं। इसमें कई सारे इसके प्रश्न जो आपके एग्जाम बनते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अब बात करें, झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तुलबुल तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, तुलबुल और उरी परियोजनाएं स्थित हैं। और ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछी भी गई हैं कि तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना किस नदी पर हैं, तो ये झेलम नदी पर ही दोनों स्थित हैं। इतना तो आपने यहाँ पर सीखा। इसके बाद कुछ और चीजें देखते हैं। चलिए हम बात करें
झेलम की सहायक नदी की। तो ध्यान दीजिएगा कि झेलम की एक सहायक नदी है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस पर एक परियोजना भी स्थित है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको पाकिस्तान में उस नदी को नीलम कहा जाता है। क्या कहते हैं, उस नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं, तो भारत में उसको क्या कहते होंगे, भारत में उस नदी को हम कहते हैं किशन गंगा नदी। ध्यान दीजिएगा, और ये कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए आपको आसानी से याद रखना है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। इसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, तो इसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं, और किशन गंगा पर ही किशन गंगा परियोजना स्थित है। कौन सी है, किशन गंगा परियोजना स्थित है, और आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। अब बात करें हम कि ये पाकिस्तान में जो झेलम रिवर आपकी है, ये चेनाब नदी से झंग के निकट मिल जाती है। किस प्लेस में, तो ध्यान दीजिएगा, झंग के निकट, झंग नामक स्थान है, वहां पर पाकिस्तान में ये किससे मिलती है, तो चेनाब नदी से मिल जाती है। इतनी बातें आपने यहाँ पे सीखी झेलम के विषय में। अब हम और बात कर लें चेनाब के विषय में, देखते रहे हैं। चेनाब नदी की बात करते हैं, जिसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है अस्किनी। ध्यान दीजिएगा, चेनाब को अस्किनी कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम अस्किनी है। ये निकलती कहाँ से है, तो हम पहुंचते हैं कहाँ, हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए, मैप में एक बार देखिए, आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है, और हम पहुंचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर है बाड़ा लाचा दर्रा। क्या है आपका, लाहौल घाटी के पास में, या लाहौल स्पीति के पास में यहाँ बाड़ा लाचा दर्रा है। कौन सा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बाड़ा लाचा दर्रा। और बाड़ा लाचा दर्रा के दोनों शीर्षों से, बाड़ा लाचा दर्रा के दोनों शीर्षों से, ध्यान दीजिएगा, एक शीर्ष उत्तर, एक शीर्ष दक्षिण, दोनों शीर्षों से दो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, जिन्हें हम चंद्र व भागा कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, एक रिवर कौन सी आपकी है, चंद्रा रिवर, दूसरी कौन सी है, भागा रिवर। तो चंद्र व भागा नदियां तांडी नामक स्थान पर, कौन सा स्थान आपका, तो तांडी नामक स्थान पर जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, तो यहां से एक नदी बनती है, जिसे हम कहते हैं चंद्रभागा। क्या कहते हैं इसको, है इसको चंद्रभागा रिवर कहते हैं। और चंद्रभागा रिवर को ही आगे चलकर क्या कहा जाता है, चेनाब कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रभागा को ही हम आगे चलकर कहते हैं चेनाब, जिसका प्राचीन नाम जानते हैं क्या है, अश्किनी है। इतनी तो बात आपने सीखी। ये है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको याद रखना होगा इसके विषय में, ये जो नदी आपकी है चंद्रभागा या कहते हैं चेनाब, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम बात करें इसके विषय में और कुछ पॉइंट्स जिनको आप याद रखेगा, तो सिंधु आपकी चेनाब नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को पहले देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चेनाब नदी पर ध्यान दीजिएगा, बगलिहार, दुलहस्ती व सलाल जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तो आपने देखा यहाँ पे कि बगलिहार, दुलहस्ती व सलाल जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पे हैं, तो ये तीनों परियोजनाएं आपकी चेनाब नदी पर हैं, और तीनों की तीनों आप कहाँ पढ़ेंगी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में पढ़ेंगी, चेनाब नदी पर। यहाँ देख रहे हैं आप, चेनाब नदी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और कहाँ जाती है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जाती है, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके विषय में आपने जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली रिवर की बात कर लें, अगली नदी को देखते हैं, और अभी इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे हम उनको भी करवा देंगे, तो आपका ये पॉइंट टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो रावी नदी।
किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? रावी नदी की। रावी निकलती कहाँ से है? तो ये आपका यहाँ पे है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है आपका? रोहतांग दर्रा है। और रोहतांग दर्रे के पास से ही रावी नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे के जस्ट पश्चिमी क्षेत्र से। अब बात करें किसकी? रावी। रावी नदी जिसको कहते क्या है? रावी को हम लोग पर्षणी या इरावती कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी को परुष्णी व इरावती कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो रावी को क्या कहते हैं? परुष्णी नदी या इरावती नदी इसके प्राचीन नाम है। ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और कुल्लू घाटी का निर्माण करती है ये नदी। ध्यान दीजिएगा, जो कुल्लू घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में है उसका निर्माण किससे होता है? कुल्लू घाटी जो आपकी है, कुल्लू वैली जिसे कहते हैं, इसका निर्माण होता है रावी नदी के द्वारा ही। अब हम बात करें कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकली, कहाँ गई आपकी? जम्मू कश्मीर गई। जम्मू कश्मीर के बाद वो कहाँ प्रवेश कर रही है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में आई किससे मिल गई? चेनाब से मिल गई। ध्यान दीजिएगा, झेलम किससे मिली थी? चेनाब से। अब रावी किससे मिल रही? तो रावी भी किससे मिल रही है? चेनाब से मिल रही है। तो चेनाब में ये कहाँ पर मिल रही है? तो यहाँ पर जो आपका प्लेस है ये सराय सिंधु है आपका। क्या है? सराय सिंधु नामक स्थान पर ये चेनाब से मिल जाती है रावी नदी आपकी। रावी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, जरा इस क्वेश्चन पहले बात करें हम। तो रावी पर आप जानते हैं थीन बांध जिसे कहते हैं थीन डैम स्थित है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि थीन बांध किस पर है। थीन डैम या थीन बांध ये आपका रावी नदी पर स्थित है, इसको आपको याद रखना होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम अगली रिवर के विषय में। अगर रावी की लंबाई आपसे पूछी जाए कितनी है, तो रावी की लंबाई लगभग 725 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है? एवरेज में अगर बात करें तो 725 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है रावी की। हम बात करते हैं अब अगली रिवर की जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी रोहतांग दर्रे के पास से वो भी निकलती है। ध्यान दीजिएगा, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, दैट्स कॉल्ड व्यास रिवर। उसे क्या कहते हैं? व्यास नदी कहते हैं। तो अब बात करेंगे हम व्यास नदी की। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसे विपाशा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ध्यान दीजिएगा, व्यास को विपाशा भी कहा जाता था। यह आपकी व्यास निकलती कहाँ से है? तो ये भी निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे के पास स्थित व्यास कुंड से। कहां से? तो रोहतांग दर्रे के पास स्थित व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से निकलने के बाद कहाँ आती है? हिमाचल प्रदेश से होते हुए निकल आती है पंजाब में। और पंजाब में ये सतलज से मिल जाती है। किससे मिलती है? पंजाब में सतलज से मिलती है। सतलज में कहाँ मिलती है? तो ये आपका कपूरथला के पास में हरिके नामक स्थान पर। कहाँ पे? कपूरथला जो आपका है पंजाब में, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर ये मिल जाती है। और आप जानते हैं यहीं पर हरिके बैराज या हरिके जो डैम आपका है यहीं पर स्थित है। और हरिके बैराज काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी से इंदिरा गांधी नहर को पानी प्राप्त होता है। किसको? हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को पानी प्राप्त होता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। तो ये आपको यहाँ मिला क्या कि हरिके बैराज, यहाँ से किसको पानी मिला? ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर ये क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी नहर है जिससे कई राज्य लाभान्वित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की।
तो ये तीनों क्षेत्र बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं हरिके परियोजना से, या कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर से। चलिए, इतनी तो बातें आपने सीखी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो व्यास नदी है ये सिंधु तंत्र की ऐसी नदी है जो भारत में निकलती है और भारत में ही रह जाती है। आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश से निकली और कहाँ चली आई, पंजाब में सतलज नदी से मिल गई। किससे मिली, तो पंजाब में सतलज नदी से मिल गई। बहुत ही कम दूरी तय करती है और आगे मिल जाती है। लगभग कितनी दूरी तय करती होगी ये, तो लगभग 450 किलोमीटर के आसपास, या एवरेज कहें तो 470 किलोमीटर के आसपास। कितनी है, 470 किलोमीटर के आसपास दूरी ये तय करती है और पंजाब में हरके के पास कपूरथला के आसपास मिल जाती है। इतनी बातें आपने यहाँ पर सीखी व्यास के विषय में। व्यास पर कौन सी परियोजना स्थित है, हम इसकी बात करें एक बार जल्दी से। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो व्यास पर एक तो आपका क्या है, हरिके बैराज है आपका। कई बार पूछा गया कि हरिके परियोजना किस नदी पर है, हरिके परियोजना या हरिके जो बैराज आपका है किस नदी पर है, तो ये आपका व्यास व सतलज के संगम पे है। कई बार अकेले ऑप्शन में व्यास आ चुका है, तो आप याद रखिएगा व्यास व सतलज के संगम पे है, परंतु आपको ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, व्यास व सतलज के संगम पे। पर कई बार आपके एग्जाम में व्यास आ चुका है, तो इसलिए आपको व्यास ही टिक कर देना है। अगर व्यास नहीं आता तो क्या करेंगे, ठीक है, सतलज टिक कर देंगे, क्योंकि ये दोनों के संगम में परियोजनाएं बनी हैं। अब हम बात करें इसके अलावा इस पर कौन सी परियोजना और सी है, तो यहाँ पर पोंग डैम, क्या है आपका, पोंग डैम स्थित है, या पोंग बांध, जिसे पोंग बांध कहते हैं, किस नदी पर है, तो व्यास नदी पर है। पोंग बांध व्यास नदी पर है। ये पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। तो आपने यहाँ पर सीखा भी व्यास नदी के विषय में, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। अब हम बात करें सतलज नदी के विषय में जरा। चलिए देख लेते हैं सतलज रिवर। तो आप जानते हैं ये आपका कैलाश मानसरोवर है, यहाँ पे देख रहे हैं आप तिब्बत में। कैलाश मानसरोवर के पास में एक ग्लेशियर है जिसे हम क्या कहते हैं, राक्षस ताल कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, राक्षस ताल या राकस ताल कहते हैं। राक्षस ताल या राकस ताल भी कहा जाता है इसको। तो यहां से निकलती है आपकी कौन सी नदी है, सतलज नदी निकलती है, और यहां से उद्गमित होने के बाद ये भारत में प्रवेश कर रही होती है। परंतु ध्यान दीजिएगा ये सिंधु नदी के समानांतर काफी दूरी तक बहती है, उसके बाद आती है भारत में, और भारत में जहां से प्रवेश करती है यहाँ पे एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम क्या है, तो इसको याद रखिएगा, इस दर्रे का नाम है शिपकिला डैम, शिपकिला दर्रा, सॉरी। तो भारत में ये शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। यहाँ पर आपने देखा शिपकिला प्रोसेस है, शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और उसके बाद आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ आती है, पंजाब में आती है। और पंजाब में इसमें कौन सी नदी मिल रही है, तो पंजाब में इसमें व्यास नदी मिल जा रही है। इसके बाद ये पाकिस्तान व इंडिया की सीमा के समानांतर कुछ दूरी तक बहती है, फिर क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और आगे जाके किससे मिलती है, पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती जाके, किससे, तो पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट नदी भी है, क्योंकि याद रखिएगा कि सिंधु की सहायक नदियों में या सिंधु तंत्र की जो नदियां हैं, सिंधु तंत्र की नदियों में सबसे अधिक दूरी भारत में कौन सी नदी अगर तय करती है, तो वो आपकी है सतलज नदी। ध्यान दीजिए कौन सी है, जो सतलज रिवर है, सतलज नदी है, ये नदी भारत में सबसे अधिक दूरी तय करती है। अभी तक आपने जिन नदियों को देखा सिंधु तंत्र में, सिंधु की सहायक नदियों में, उनमें से कोई ऐसी नदी नहीं जो इतनी दूरी तय करे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, चेनाब है, जबकि भारत में सबसे अधिक दूरी तय करने वाली कौन सी है, तो सतलज नदी है। ये दोनों पॉइंट आपको याद यहाँ रखने होंगे। यहीं पर
अब बात करें सतलज नदी पर ही जो ये पंजाब आपका क्षेत्र है, भाखड़ा नंगाल, ये हिमाचल वाला पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित आपका है क्या, भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं क्या इस पे है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध जो कैसा बांध है, ये भाखड़ा नंगल बांध आपका गुरुत्वीय बांध है। कैसा बांध है, तो ये गुरुत्वीय बांध है, ध्यान दीजिएगा। इसी बांध के पीछे, इस जो बांध है, इस बांध के पीछे क्या है, तो आप जानते हैं गोविंद सागर झील निर्मित है। कौन झील है, तो इसी बांध के पीछे, यह इसी बांध के द्वारा ही निर्मित है वो गोविंद सागर झील। इतनी बात याद रखिएगा आप लोग। गोविंद सागर झील कैसी है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ये कृत्रिम झील है। कैसी झील है, ये मानव निर्मित झील है, ह्यूमन मेड झील है। तो आपने जाना कि भाखड़ा नंगल बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और कहाँ पे है, सतलज नदी पर निर्मित है। इसके पीछे झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील स्थित है। ये तो बात आपने जानी सतलज नदी के विषय में। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है, तो लगभग 1450 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, जिसमें से भारत में कितना दूरी तय करती है, तो भारत में ये लगभग 1050 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करती है भारत में केवल ये। तो आपने जाना सतलज के विषय में। सतलज में आपने देखा कौन सी परियोजनाएं हैं। अब यहाँ पर ये तो चीजें आपने जान ली। इसके भाखड़ा नंगल बांध के अलावा इस पर एक और परियोजना है, सतलज नदी पर है, उसको आपको याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा इस पर कौन सी परियोजना है, तो नाथपा झाकरी बांध स्थित है। कौन सा है आपका, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। नाथपा झाकरी बांध ये किस पर है आपका है, तो ये सतलज रिवर पर ही स्थित है। इतनी बातें आपने सीखी यहाँ पे, और इस तरह से आपने जाना कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के विषय में कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम कहाँ होता है, उसके बाद पाकिस्तान में किससे मिलती हैं और कहाँ गिरती हैं। इनका आपने उत्तर से दक्षिण का क्रम भी देख लिया है। इन पर परियोजनाएं जो स्थित हैं उनके विषय में आपने जाना। अब हम सतलज को आप जानते हैं, सतलज का प्राचीन नाम जो है वो शतुद्री है। क्या कहते हैं, सतलज को शतुद्री या शातुद्री भी कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम है सतलज का। तो उसको भी आपको याद रखना है। ये जो नदियां हैं आपकी, ये पंचनद का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, पंचनद का निर्माण करती हैं। पंचनद नामक मैदानी क्षेत्र निर्माण करती हैं। वो पंचनद आप जानते हैं सिंधु व झेलम के बीच का क्षेत्र, सिंध सागर, दोआब। इस तरह से मैं आपको इसके विषय में पहले जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान व पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो आप इसके विषय में वहां से देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आज क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए गंगा रिवर के विषय में, जो कि बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे हम, और शायद एक भी प्रश्न उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।